Yes, hello everybody, good morning. How are you? टन 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 टन. Okay. So once again आप लोगों का टनाटन फिजिक्स में स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे बच्चों वो है वेव एंड साउंड। बेसिकली अगर आप क्लास 9th के कोर्स में जाते हैं तो आपका एक चैप्टर है साउंड करके, राइट। बट साउंड को पढ़ने से पहले हमें वेव पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिखा है वेव एंड साउंड फॉर क्लास 9th, राइट। कोई दिक्कत? चलिए, तो आप बने रहे मेरे साथ टनाटन फिजिक्स में, आपको हर तरह के अपडेट्स मिलते रहेंगे, राइट। ओके, सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करने वाले हैं कि व्हाट इज वेव, राइट। एक बार हम वेव पढ़ लेंगे, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होंगी, एक एक डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ओवरव्यू ऑफ चैप्टर कि इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है। यस, आप देखते जाएं ओवरव्यू, राइट, ऑफ चैप्टर। इस चैप्टर में हमें देखना है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेव पढ़ना है, राइट, कि वेव क्या होता है, ठीक है। सेकेंड आपको टाइप्स ऑफ वेव पढ़ना है, ठीक है। थर्ड आपको टर्मिनोलॉजी ऑफ वेव पढ़ना है, टर्मिनोलॉजी ऑफ वेव्स। अब आप पूछेंगे कि व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी ऑफ वेव। इसका मतलब होता है कि वो कौन कौन सा टर्म है जो वेव में फ्रीक्वेंटली हम यूज करेंगे। जैसे फ्रीक्वेंसी हो गई, स्पीड हो गया, मैं लिख देता हूं लाइक वेव स्पीड, लाइक वेव स्पीड, यस और नो। फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, राइट, एम्पलीट्यूड, ये सब टर्म्स, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो एक एक करके अपन डिस्कस करते जाएंगे। साइकिल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, साइकिल एंड ऑल द थिंग्स हम पढ़ेंगे। क्रेस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है फोर्थ में फिनोमेना ऑफ वेव, फिनोमेना ऑफ वेव, ऑफ वेव। एंड द लास्ट आपको डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में क्या पढ़ना है, साउंड। अब साउंड में जैसे प्रॉपर्टी ऑफ साउंड पढ़ोगे, फिर फिनोमेना ऑफ साउंड पढ़ोगे। फिनोमेना ऑफ साउंड जैसे रिफ्लेक्शन होगा, इको होगा, रिवर्बरेशन होगा, ऑल द थिंग्स अपन डिटेल इन साउंड पढ़ेंगे, राइट। एंड देन फिफ्थ अपने सिक्स्थ पढ़ना है वर्किंग ऑफ, वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर, राइट सर। सो ये ऑल द थिंग्स आपको इस पूरे चैप्टर्स में पढ़ना है, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो मेरे बच्चों, धीरे धीरे चलेंगे, बिल्कुल मैं आपके स्पीड से चलूंगा, राइट। सो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूं। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट। ओके फाइन, चलिए मैं इरेज कर देता हूं। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को देखना है कि स्पीड क्या है। यस, तो देखिए वेव क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो समझना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार थियोरेटिकली फिर आपको प्रैक्टिकल लाइफ, आपके रियल लाइफ में भी वेव दिखाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। इट इज अ वन काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस विच ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम from one point to another point without actual motion of medium particle. Yes, this is a very important कि why without actual movement of medium particle और actual motion of medium particle. फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझिए कि वेव क्या है। तो सर ये एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है, ठीक है, ओके। तो ये डिस्टर्बेंस करता क्या है, तो ये डिस्टर्बेंस ट्रांसफर करता है किसका, तो सर ये एनर्जी का भी करता है और मोमेंटम का भी करता है। अब क्लास 9th में है तो मुझे उम्मीद है कि आपको मोमेंटम मालूम होगा और एनर्जी भी मालूम होगा, राइट। कहाँ से कहाँ, तो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। लेकिन ये इसमें सबसे बड़ी पॉइंट क्या है कि पार्टिकल, मीडियम पार्टिकल का कोई मूवमेंट नहीं होगा। एनर्जी ट्रांसफर होगा, मोमेंटम भी ट्रांसफर होगा, लेकिन मीडियम पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होगा। एक बार मैं थ्योरेटिकली समझाता हूं। अब देखें यहाँ पे, मान लिया कि आपके पास दो पोल है, यानी कि दो सपोर्ट्स है, एक यहाँ और एक यहाँ।
इन दोनों के बीच में आपने एक रस्सी बांध रखा है, जिसको हम गांव के अपने लैंग्वेज में अरगनी बोलते हैं, कपड़ा उपड़ा टांगने के लिए, राइट। तो चलिए एक रस्सी को हमने बांध रखा है बिफोर प्लग, यानी कि बिफोर डिस्टर्बेंस, डिस्टर्ब करने से पहले ये रस्सी इस प्रकार से स्ट्रेट है। लेकिन जब आपने इस रस्सी को डिस्टर्ब कर दिया आफ्टर प्लग, जब आपने इस रस्सी को डिस्टर्ब कर दिया, यानी कि आपने यहाँ पे थोड़ा सा खींच के छोड़ दिया, तो आप अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करो, या आप अपने घर में देखते हो, या आप गिटार बजाते होंगे तो देखते हो कि थोड़ा सा वायर को अगर खींच के छोड़ देते हो तो वायर इस तरह से वाइब्रेट करने लगता है। दिस वाइब्रेशन इज व्हाट? वेव। यही तो वेव है। कैसे पता चला कि वेव है? तो देखिए ना, आपने इसको डिस्टर्बेंस मान लो यहाँ दिया या यहाँ दिया। अब ये डिस्टर्बेंस तो मान लो, मैं मानता हूँ कि ये डिस्टर्बेंस मैंने यहाँ दिया, चलो कहीं भी मान लेता हूँ डिस्टर्बेंस मैंने यहाँ दिया, तो क्या ये डिस्टर्बेंस यही रहा? नहीं, ये डिस्टर्बेंस पीछे भी गया और आगे भी गया। देखिए आप, अगर मैंने डिस्टर्बेंस यहाँ दिया है तो ये डिस्टर्बेंस आगे जा रहा है, राइट। क्या ये रस्सी भी आगे जा रहा है? नहीं, रस्सी तो अप एंड डाउन हो रहा है, लेकिन ये डिस्टर्बेंस धीरे धीरे आगे जा रहा है। मैं आपको इसका रियल लाइफ में दिखाता हूँ, आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा देखने का। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास एक ये बोर्ड है, समझिए ये हमारे पास एक एक्सटेंशन बोर्ड है। एक मिनट, चलिए ये पॉज कर दो। ओके बच्चों, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो आप देख सकते हो कि मैंने आपको समझाया था कि वेव कैसे प्रोड्यूस होता है, तो मैं आपको रियल लाइफ में लेके चलता हूँ। जैसे ये वायर स्ट्रेट है, राइट। अगर मैं इसको सपोज दैट यहाँ पे प्लग कर देता हूँ, तो आप देखना किस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। मैं यहाँ पे प्लग कर रहा हूँ और ये एनर्जी आप देखोगे तो उस एंड तक जाएगी। आप देखते रहें, देखिए अगर यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये एनर्जी वहां तक जा रही है, राइट। तो यानी कि ये क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस यहाँ से वहां तक जा रहा है, लेकिन ये मीडियम पार्टिकल एज इट इज इसी जगह पे है। तो यही बात मैं आपको समझा रहा था कि वेव इज वन काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस जिसमें एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर होता है, बट मीडियम पार्टिकल रिमेन्स अपने ही प्लेस पे रहता है। जैसा इस प्रैक्टिकल लाइफ से मैं आपको बता पा रहा हूँ शायद, कि एक बार इसको मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हूँ। देखिए तो मीडियम पार्टिकल कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। इनिशियली वो क्या है, स्ट्रेट है। मैं प्लग कर रहा हूँ तो मीडियम पार्टिकल नीचे जा रहा है, राइट। तो अगर आप देखें तो ये स्ट्रेट इस तरह से जा रहा है और ये नीचे आ गया, यानी कि ये वाला शेप बन रहा है या ये वाला शेप बन रहा है। आप देखें, तो जब आप इसको प्लग करके छोड़ोगे तो ये ऊपर भी जाएगा, और ये जब ऊपर जाएगा तो अगला नीचे जाएगा, फिर ऊपर नीचे। तो इस तरह से ये वेव या एनर्जी जो है यहाँ से वहाँ तक ट्रांसफर होगा, बट ये मीडियम पार्टिकल अपने ही प्लेस पे वाइब्रेट करेगा। यही मैं समझा रहा था आपको, राइट। तो इस तरह के डिस्टर्बेंस को हम वेव बोलते हैं। क्लियर है कहानी? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं ना, यानी कि मैंने यहाँ पर डिस्टर्ब किया तो ये एनर्जी यहाँ से इस तरह होते हुए यहाँ तक पहुँच गई, और मीडियम पार्टिकल अपने ही प्लेस पे अप एंड डाउन इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। मीडियम पार्टिकल अपने ही प्लेस पे इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। सो अगर आप देखोगे तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव, और इसको बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेव को बोलते हैं प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ध्यान दीजिएगा, कुछ नए नए वर्ड्स आप सीख रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड प्रोपेगेशन ऑफ वेव, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव एनर्जी ट्रांसफर करती है उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन या सिंपल प्रोपेगेशन ऑफ वेव। सो और ये जो हो गया, ये हो गया आपका मीडियम पार्टिकल। जो देख रहे हैं आप, दिस इज द मीडियम पार्टिकल। तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे दो तरह के पार्टिकल होते हैं, एक होता है वेव पार्टिकल एंड अनदर वन। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम लोग डिस्कस करने वाले टाइप्स ऑफ वेव। तो कई प्रकार के वेव होते हैं, ठीक है। अगर यही आप क्लास 11th में जाएंगे तो आपको सबके बारे में डिटेल्स में पढ़ना है। मैं यहाँ पे जस्ट आपको सबका इंट्रोडक्शन देता हुआ चलूँगा, ठीक है। तो जैसे देखिए कई तरह से कई बेसिस पे डिवाइड किया गया। फर्स्ट बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। यस, रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल समझना पड़ेगा आपको सर। सो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, वेव्स को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव
mechanical wave and second one is called non-mechanical wave, non-mechanical wave, या इसी को बोलते हैं मेरे दोस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर आपके कोई भैया, कोई चाचा, कोई काका अगर क्लास 12 में पढ़ता होगा तो उनसे अगर आप पूछेंगे तो बताएगा कि हाँ हमारा एक चैप्टर ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि वहाँ सबसे ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ना है, यहाँ पे आपको सबका इंट्रोडक्शन है। मैकेनिकल वेव क्या है? वो वेव्स जिसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है, इट मीन्स दोज वेव्स फॉर विच वी नीड मीडियम, वी नीड मीडियम, ठीक है। वैसे वेव जिसके लिए मीडियम की जरूरत होती है उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा, साउंड। साउंड क्यों मैकेनिकल वेव है, क्यों इसको मीडियम की जरूरत है, आप समझिए। आप अगर समझेंगे तो आपको बताया जाएगा कि मून पे आप किसी की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे इवन एयर भी अवेलेबल नहीं है। वैक्यूम में आप किसी को कितना भी बुला लें, कितना भी लाला काका आई लव यू हेट यू कह के आप कुछ भी कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज वहाँ पे मीडियम अवेलेबल ही नहीं है। मीडियम अवेलेबल नहीं है, वो साउंड को नहीं सुन सकता, क्योंकि साउंड को सुनने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि दिस इज मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो है जिसके लिए हमें मीडियम की ज़रूरत नहीं है। दोज वेव्स फॉर विच नो नीड ऑफ मीडियम। सो मैं लिख रहा हूँ यहाँ देखिएगा, those waves for which no need of medium, for which no need of medium, right? जिस वेव के लिए हमें मीडियम की कोई जरूरत नहीं, इसको बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। सिंपल सा एक एग्जांपल में लेता हूं, लाइट। लाइट भी एक वेव है, ये भी एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है, क्योंकि ये भी आपको एनर्जी एंड मोमेंटम देता है। एनर्जी तो हम सभी ने लिए हैं, बचपन में धूप में बैठते हैं, सर बचपन में क्या, सर्दी के मौसम में हम हमेशा धूप में बैठते हैं। क्यों? एनर्जी लेने के लिए। तो वो एनर्जी दे रहा है, कौन दे रहा है? वेव दे रहा है। जबकि वो एनर्जी कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था? सन के सरफेस पे, सन के कोर में, और वो लाखों किलोमीटर ट्रेवल करके आप तक पहुंच रहा है, यानी कि एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, बट सन तो आप तक नहीं आ रहा ना। तो मीडियम एज इट इज अपने प्लेस पे है, लेकिन एनर्जी एंड मोमेंटम वहां से यहां तक ट्रेवल कर रहा है। अब हम बात करते हैं, जब यहां देखिएगा लाइट में बात करते हैं कि मान लो ये सन है और ये अर्थ है, ध्यान से देखिएगा बेटा। तो सन से अर्थ तक जब लाइट जाती है तो बीच में एक दो नहीं, कई सारे प्लेस होते हैं जहां पे कोई मीडियम ही अवेलेबल नहीं है, कई सारे प्लेस होते हैं जहां पे वैक्यूम है, फिर भी लाइट ट्रेवल करके आती है। अदरवाइज लाइट को ब्लॉक हो जाना चाहिए था। अगर साउंड की बात करें तो साउंड हम तक नहीं पहुंच पाती है, लेकिन लाइट पहुंचती है, क्योंकि लाइट वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकती है। इसमें हमें किसी तरह की मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या यहाँ तक क्लियर है? मैं मान के चलूँ? ओके फाइन। सो सी द नेक्स्ट टाइप। दूसरा जो टाइप देखोगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ मीडियम, वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। यस बने रहे आप टर्न फिजिक्स में। सो ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, यहां देखें आप, वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। यस सर नो? ओके फाइन। तो यहां चले आप थोड़ा सा देखें, मैंने अभी आपको कुछ वेव को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया था कि वेव कैसे प्रोपगेट करता है और कैसा उसका स्नैपशॉट होता है। स्नैपशॉट समझते हो? स्क्रीनशॉट जब लोगे वाइब्रेट करते समय, दैट्स कॉल्ड स्नैपशॉट। तो देखिए आपने देखा था कि ये कुछ इस तरीके से आया था, ठीक है। अच्छा, जब इस तरीके से आया था तो मैंने क्या बताया था कि बेसिकली यहां पे दो चीजें हो रही हैं। फर्स्ट थिंग तो ये हो रहा है कि एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह प्रोपगेट हो रही है, यानी कि इस डायरेक्शन में एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है। ई फॉर एनर्जी एंड पी फॉर मोमेंटम। P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है, दिस कॉल्ड मोमेंटम। लेकिन मीडियम पार्टिकल, जैसे इसका मीडियम पार्टिकल ऊपर गया और इसका मीडियम पार्टिकल नीचे आ गया,
इसका मीडियम पार्टिकल जैसे नीचे आ गया, इसका ऊपर जा रहा है, यानी कि मीडियम पार्टिकल अपने ही प्लेस पे वाइब्रेट करता है। तो उसके बेसिस पे हमने वेव को दो पार्ट में क्लासिफाई किया है। वन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसवर्स वेव। अच्छा, पहले मैं इसका आपको एग्जाम्पल बता देता हूं, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ों को ध्यान से समझिए। ये मान लो दो सपोर्ट्स के बीच में मैंने स्प्रिंग लगा रखा है। क्या लगा रखा है? स्प्रिंग। और इस स्प्रिंग को थोड़ा सा मैंने प्लग किया, यानी कि डाउन खींचा और छोड़ दिया। तो जब डाउन खींच के इसको छोड़ूंगा तो कैसा दिखेगा? आप खुद बताओ ना। क्या ये वेव्स इस तरह से वाइब्रेट करने लगेगा? यानी कि ये तो इनिशियल पोजीशन हो जाएगा और ये पार्टिकल्स इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे, अप डाउन इस तरीके से वाइब्रेट करेगा। बट एनर्जी किधर जा रही है? अगर आपने प्लग यहाँ दिया है तो आइदर एनर्जी इधर जा रही है या इस डायरेक्शन में जा रही है, जबकि मीडियम पार्टिकल अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रही है। यहाँ देखें, मैंने क्या होता है कि मीडियम पार्टिकल अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रही है, जबकि एनर्जी इस डायरेक्शन में है। दिस इज द मीडियम पार्टिकल एंड दिस इज द एनर्जी। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो जब कभी भी मीडियम पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती है, सच काइंड ऑफ वेव्स आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। यानी कि मैं लिख देता हूं, इन दिस टाइप ऑफ वेव मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट perpendicular to the direction of propagation of wave। और अभी मैंने आपको प्रोपेगेशन ऑफ वेव बताया था कि क्या होता है। क्लियर कहानी? तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। समझ रहे मेरी बात को? इसको हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। जैसे इस स्प्रिंग को आपने प्लग किया, या एक स्ट्रिंग लो, स्ट्रिंग समझते हो, धागा या रस्सी। अब इसको प्लग कर दो, मान लो यहाँ पे आप खींच के छोड़ देते हो, तो जब खींच के आप छोड़ेंगे तो यहाँ भी वेव इस तरीके से जनरेट हो जाएगा, लाइक दैट। या आप गिटार की तार जो होती है, बंदी होती है, देखोगे आप वहाँ पे लोग इस तरह से प्लग करते रहते हैं फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए। तो वो तार इस तरह से वाइब्रेट नहीं करती, वो तार अप एंड डाउन वाइब्रेट करती है, जबकि एनर्जी यहां से आगे ट्रांसफर होता है। तो वो भी एक ट्रांसवर्स वेव है। क्लियर कहानी? तो हमेशा ही आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसवर्स वेव में मीडियम पार्टिकल जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी है। सो दिस इज द वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, राइट। ट्रांसवर्स वेव हमेशा सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से ट्रांसफर होती है या लिक्विड के सरफेस पे। तो मैं लिख देता हूं, इट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम द सॉलिड, क्योंकि वो चीजें जो है लिक्विड के सरफेस, वो आपको क्लास 11th में पढ़ाई जाएगी। तो यहां पे एक नोट करके लिख सकते हो आप, ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल थ्रू सॉलिड, करेक्ट? ओके, सो सी द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ राइट वेव। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या बोलते हैं? यस, बी पार्ट, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, अब इसका क्या मतलब होता है? चलिए इसको मैं समझाता हूं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली लेके, फिर मैं डेफिनेशन पे आऊंगा। आप खुद समझिए कि अगर मैंने किसी स्प्रिंग को इस तरह से हैंग करके रखा है, मान लिया जाए कि ये हमारे पास सपोर्ट है और यहां से स्प्रिंग को हमने इस तरह से हैंग करके रखा है, ठीक है, और यहां पे छोटा सा मास हमने रख दिया है, कुछ नेसेसरी नहीं है, बस मैंने रख दिया है ताकि स्प्रिंग हमारा स्ट्रेच रहे। अब इस मास को थोड़ा सा मैं खींच के छोड़ देता हूं, यानी कि थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब करके छोड़ देता हूं। मान लो कि इस मास को हमने यहां से यहां तक डिस्टर्ब करके छोड़ दिया। तो अब अपने रियल लाइफ में देखना कि अगर स्प्रिंग को आप ऐसे खींच के छोड़ दो तो क्या यही रहेगा? नहीं, यह स्प्रिंग अप एंड डाउन जंपिंग जपांग करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर कहानी? यानी कि इसका सिनेरियो, इसका सिचुएशन
कुछ इस तरीके से बनेगा। अब देखें, ये ब्लॉक कुछ ऊपर आएगा कभी, यानी कि पहले यहां था, अब ये कुछ ऊपर चला गया। फिर दूसरे केस में यही ब्लॉक कुछ नीचे चला जाएगा। तो यानी कि आप क्या देख रहे हो कि जिस डायरेक्शन में वेव एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी वाइब्रेट कर रहा है, मीडियम पार्टिकल। आप देखो ना, आपने डिस्टर्ब इसको ऐसे किया तो ये एनर्जी यहां से स्टार्ट होकर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से टकराने के बाद नीचे आएगा, और उसी डायरेक्शन में मीडियम पार्टिकल भी वाइब्रेट कर रहे हैं। यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी एंड वाइब्रेशन ऑफ मीडियम बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। इस तरह के वेव को बोलते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडिनल वेव, राइट। तो मैं लिख देता हूं, व्हेन मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट along the direction of propagation of wave, along the direction of propagation of wave are called longitudinal wave, right। ठीक है, तो इसमें यानी कि इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन यानी एनर्जी ट्रांसफर एज वेल एज वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। जैसे आपने स्प्रिंग को इस तरह से बांध रखा है, ठीक है, तो स्प्रिंग वेव भी लॉन्गिट्यूडनल है। दूसरा एग्जांपल है साउंड वेव भी लॉन्गिट्यूडनल है, साउंड वेव या साउंड सिंपल कह लीजिए, ये भी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है, राइट। सो ये दो क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, राइट। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, ओके फाइन। चलिए, सो सी द थर्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, राइट। तो एनर्जी ट्रांसफर के बेसिस पे हमने वेव को दो पार्ट में क्लासिफाई किया है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव। पहले वाले वेव को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव। समझ रहे मेरी बात को, ओके। प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है? वो वेव जो एक जगह से दूसरे जगह एनर्जी ट्रांसफर करती है उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव, राइट। द वेव which transfer energy from one point to another point, right, is called progressive wave। अब क्या मतलब होता है एनर्जी ट्रांसफर का, वो मैं आपको समझाता हूं। आप ये समझो कि आपके पास ये एक सपोर्ट है, एक दीवार है या एक पोल है, और इस पोल से एक रस्सी को मैंने बांध रखा है, ठीक है। अब इस रस्सी को मैं इस तरह से पकड़ा और इस तरह से प्लग किया, इस तरह से प्लग कर रहा हूं। तो जब प्लग करूंगा तो क्या होगा, ये वाला एंड जो है यहां से उठ के यहां आ जाएगा, तो ये रस्सी कुछ देर बाद इस तरह से हो जाएगा, राइट। ये देखो ये ऐसे जा रहा है, जब यहां मेरा हाथ होगा तो रस्सी का शेप इस तरीके से बनेगा, यानी कि ये यहां आ जाएगा सपोज दैट, तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये ऊपर गया फिर नीचे आने लगेगा, तो जैसे मेरा ये वाला पॉइंट नीचे आएगा तब ये वाला कहीं ऊपर चला जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, लाइक दैट। जब ये नीचे आएगा तो फिर ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यानी कि आप देखते जाओगे तो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, और हर एक केस में हर एक पार्टिकल को चांस मिल रहा है किंग बनने का। जैसे शुरू में किंग कौन बना था, ये बना था, सबसे मैक्सिमम हाइट पे गया था। अब इसको चांस मिला कि तू ऊपर जा बेटा, थोड़ी देर बाद इसको चांस मिलेगा, थोड़ी देर अगला को, और फिर कुछ देर बाद ये सबसे नीचे आ जाएगा, यानी कि भिखारी बन जाएगा। सबको किंग और भिखारी बनने का चांस मिल रहा है, यानी कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है। तो इस तरह के वेव को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव। सेकेंड वन होता है स्टेशनरी वेव। तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन है, यही अगर क्लास 11th में जाएंगे तो लंबा चौड़ा आपको पढ़ना है, सिर्फ आपके लिए डेफिनेशन ही काफ़ी है। स्टेशनरी वेव, अब समझिएगा, स्टेशनरी वेव वो होता है जो एनर्जी ट्रांसफर नहीं करता है। द वेव विच कैन नॉट
ट्रांसफर एनर्जी इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव। अब ये कैसे बनता है वो मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। चलिए देखते रहिए, आप बने रहिए टनाटन फिजिक्स में। जैसे मान लिया जाए कि हमने ये एक रोड या रोप को फिक्स कर दिया दो सपोर्ट्स के बीच में, मैंने इसको डिस्टर्ब किया, मान लो खींच दिया, तो खींचने के बाद ये वेव कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और जब छोड़ूंगा तो फिर ये कुछ देर बाद इस तरीके से बन जाएगा। अब होगा क्या, जब ये एनर्जी यहां से यहां जा रही है तो यहाँ पे हार्ड सरफेस है, तो यहाँ से टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट करेगी, तो रिफ्लेक्ट करने की तो कैसा शेप बन जाएगा, मान लो कि पहला वेव अगर हमारा ऐसा गया था, इस तरीके से फर्स्ट वेव गया था सपोज दैट, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कुछ अपोजिट साइड का इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखें, ये वाली पार्टिकल को एनर्जी मिला ही नहीं, यह हमेशा मैक्सिमम पे रहा, या तो ऊपर रहा तो मैक्सिमम पे रहा, या नीचे रहा तो मैक्सिमम पे रहा। फिर उसी तरह इसको ऊपर रहा तो मैक्सिमम पे रहा, नीचे रहा तो मैक्सिमम पे रहा, फिर ये ऊपर रहा तो मैक्सिमम, नीचे रहा तो मैक्सिमम। यानी कि यहाँ पे हर किसी को किंग और भिखारी बनने के चांस नहीं मिल रहा है। एक ही आदमी या तो वो पॉजिटिव में मैक्सिमम जा रहा है या निगेटिव में मैक्सिमम जा रहा है। और कोई पार्टिकल्स ऐसे भी हैं जो स्टैटिक है, स्टैटिक में उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पे हर एक किसी को, ठीक है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे दो पॉइंट्स होते हैं, एक जो होता है जिसको कभी भी मौका नहीं मिलता है किंग बनने का, स्टैटिक पॉइंट होता है जो हमेशा रेस्ट में होता है, मतलब जिसकी हमेशा एनर्जी जीरो होती है। ठीक है, जैसे ये पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये हमेशा रेस्ट में होगा, ये भी रेस्ट में होगा और ये भी रेस्ट में। यानी कि आप एक काम करो, इस तरह से रॉड लो और इस रॉड पे यहां से यहां इस तरह से कुछ दो पार्ट्स को बेल्ट कर दो, राइट। सेकेंड पार्ट को यहां से यहां बेल्ट कर दो और थर्ड पार्ट को यहां से यहां बेल्ट कर दो। तो आप क्या देखोगे कि ये वाला पार्ट, अब समझना चीजों को, अगर ये इस तरह से है तो ये मैक्सिमम पे, ये भी मैक्सिमम पे, लेकिन ये जीरो पे, ये जीरो पे, ये जीरो पे, राइट। क्योंकि ये जो पोजीशन होता है, दिस पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। अगर मैं इसको रिवर्स ऐसा रोटेट कर देता हूं तो रोटेट करने के बाद कैसा बनेगा देखना, क्या ये इस तरीके से बन जाएगा, राइट। ओके, तो क्या फिर से ये वाला पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो वाला देखिए निगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, लेकिन है तो मैक्सिमम। इसका अगेन जीरो है, इसका अगेन जीरो है, इसका भी जीरो है, इसका भी जीरो है। यानी कि यहाँ पे हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फिक्स होता है, किसमें, स्टेशनरी वेव में, बट प्रोग्रेसिव वेव में ऐसा नहीं होता। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो कि आपके पास 10 लोगों का इस तरह से ग्रुप है, ठीक है, सबने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे हैं। मैं मानता हूं कि फर्स्ट वाले के पैकेट में 1000 है, सेकंड वाले के पैकेट में 500 है, थर्ड वाले के पैकेट में 300 है, फोर्थ वाले के पैकेट में 200 है, फिफ्थ वाले के पैकेट में 0 है, फिर सिक्स्थ वाले में 200 है, सेवेंथ वाले में 300 है, एट्थ वाले में 500 है, 400 और आगे 1000 है। या बीच में मान लो कोई कुछ और लोग हैं जिनके 0 है, अब वो लोग उनको जंप करने के लिए हाथ पकड़ के वैसे से जंप करेंगे, ठीक है, जंप कर रहे हैं, लेकिन पैसे तो ट्रांसफर नहीं हो रहे, जितने इसके पैसे उतना ही है। एक्सेप्ट यही सिनेरियो है यहाँ पे कि हर एक पार्टिकल के पास अपना ही एनर्जी है, वो कांस्टेंट, वो ट्रांसफर, ना तो वो किसी को दे रहा है ना ले रहा है। समझ रहे हो, जो ऊपर गया तो 1000, नीचे आया तो 1000, जो फिफ्थ वाला मेंबर था उसका हमेशा 0 ही रहा, राइट। तो 0 कहने का इन द सेंस है कि वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, वो यहीं पे फिक्स है। इसको मैंने बेल्डिंग कर दिया था, राइट। तो बेल्डिंग करेंगे तो मूव नहीं कर पाएगा, समझ रहे मेरी बात को? तो ये कहलाता है स्टेशनरी वेव। जबकि प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। जैसे देखिए ये स्ट्रिंग है, अगर आप इसको एनर्जी यहां देते हैं तो ये तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, साथ में कुछ देर बाद ये वाला भी ऊपर जाएगा और ये वाला कभी नीचे भी आएगा। तो इस तरीके से वेव बनेगा, जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी। जैसे ये रस्सी है, इसको आप इस तरह से डिस्प्लेस करोगे, फिर ये यहाँ आएगा, ये अब देखो अभी तक ये यहाँ रेस्ट में था, लेकिन अब ये पार्टिकल उठ के कहाँ गया, यहाँ, तो इसकी कुछ न कुछ डिस्प्लेसमेंट तो हुई, और इसकी डिस्प्लेसमेंट अभी सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये अभी भी रेस्ट में है। जब ये पार्टिकल यहां से लौट रहा होगा
तो ये इस तरीके से वेव बन जाएगा। अब ये यहां था, अब ये यहां आ गया, लेकिन उस वहां पे ऐसा नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव और इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव। अब समझिएगा, जो पार्टिकल हमेशा रेस्ट में है, यानी इसकी डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो है, उसको बोलते हैं नोड, और जिस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है उसको बोलते हैं एंटी नोड। क्या बोलते हैं? नोड, NODE, नोड। द पार्टिकल और पोजीशन, द पार्टिकल और पोजीशन विथ जीरो डिस्प्लेसमेंट, विथ जीरो डिस्प्लेसमेंट is called node, right? आपके सिलेबस में इससे भी कम पढ़ना है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, अगर इसके डिटेल में और सारी बातें कर सकते हैं। द सेकेंड वन एंटी नोड होता है, एंटी नोड। और एंटी नोड का मतलब होता है द पोजीशन और पार्टिकल, द पोजीशन और पार्टिकल having maximum displacement, particle having maximum displacement, right? Maximum displacement is called antinode, right? So see, next class में कल जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो उस समय मैं आपसे बात करूंगा टर्मिनोलॉजी ऑफ वेव में, फिर अपन आगे करके एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे कि ट्रांसवर्स वेव किस तरह से प्रोपेगेट करता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव किस तरह से प्रोपेगेट करता है, पी टाइप वेव क्या होता है, एस टाइप वेव क्या होता है, तो सब चीजें धीरे धीरे आगे चल के डिस्कस करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं फिर से कंटिन्यू के साथ, बने रहिए। जय हिंद।